तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एस अकेडमी बाई गुलफाम अली राजी में। विजयनगर एम्पायर हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं और अब इस पार्ट में हम विजयनगर एम्पायर का अंत कर देंगे। विजयनगर प्रशासन की बात करेंगे, इकोनॉमी की बात करेंगे, इसके अलावा और जो वहाँ पर सोशल ट्रेडिशंस थी, सामाजिक प्रथाएं थी, उसके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ हमारा विजयनगर एम्पायर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो करीब 4 या 5 पार्ट्स में मैंने विजयनगर एम्पायर और बहमनी एम्पायर पढ़े हैं। इसके अलावा दक्कन की और जो मुस्लिम रियासतें हैं उनका जिक्र किया है मैंने। अगर आप लोग इनको सिस्टमेटिकली देख लेते हैं, क्रम से देखें, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि बहमनी एम्पायर या विजयनगर एम्पायर पढ़ने के बाद आप वनडे का ही नहीं, आप IAS का एग्ज़ाम दे लेना। उम्मीद है कोई भी सवाल आपसे बचेगा नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा और लर्न तो करना आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, विजयनगर प्रशासन की बात करें तो विजयनगर प्रशासन जो था वो पूरी तरह से सोपानवत था। जैसे आप मौर्यों में देखें या गुप्तों में देखें या वर्तमान में देखें, प्रशासन जो सोपानवत है, सोपान मतलब सीढ़ी की तरह। आप देखें ना, आजकल हमारे यहाँ जो प्रशासन है, सबसे ऊपर मंत्रिपरिषद है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, फिर राज्य हैं, राज्यों में मंडल हैं, है ना, मंडलों में जिले हैं, जिलों में परगना है, परगनों में तहसीलें हैं, फिर ग्राम पंचायतें हैं। तो पूरा का पूरा एक सीढ़ी के रूप में प्रशासन है, नीचे से लेकर के ऊपर तक। तो उसी तरह से विजयनगर एम्पायर ने भी अपने प्रशासन को व्यवस्थित किया था। जैसे मंत्रिपरिषद थी, राजा को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद थी, लेकिन मंत्रिपरिषद केवल सलाहकारी थी। राजा की जो इच्छा थी वही अंत में मान्य थी, लेकिन मंत्रिपरिषद का वजूद था, लेकिन वो मात्र सलाहकारी थी, ठीक है। अच्छा, मंत्रिपरिषद का हेड भी होता था। जैसे आज हम कहते हैं ना प्रधानमंत्री, जो कि मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, मुखिया होते हैं, तो उस समय वहाँ प्रधानी भी होता था, लेकिन जो किंग था उसी की चलती थी। लेकिन मंत्रिपरिषद का मुखिया भी होता था, मंत्रिपरिषद का मुखिया, उसे क्या कहते थे? महाप्रधानी। ध्यान रखना, ओके। एक सवाल आता है कि किसके प्रशासन में पुरोहित की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती थी? विजयनगर मत लिखाना, चोल था वो, ठीक है ना। मुझे अभी बताते बताते ध्यान आ गया, जब मैं चोलों के बारे में बताऊंगा आपसे तो उसमें बताऊंगा अभी कि जो चोल राजा थे वो अपने पुरोहित को ही अपना मुख्य सलाहकार, प्रधानमंत्री जो है मनोनीत करते थे, बनाते थे। अब आप उधर मत चले जाना मौर्यों की तरफ को। जैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, बाद में उसका पुरोहित तो प्रधानमंत्री ही बना। तो चंद्रगुप्त मौर्य पर भले चाणक्य का असर रहा हो, लेकिन अगर ये पूछे कि किसके प्रशासन में पुरोहितों की प्रमुख भूमिका होती थी, तो चोल है, ठीक है। आगे चलें तो महाप्रधानी था, मंत्रिपरिषद का हेड। उसके बाद इन्होंने अपने एम्पायर को अलग अलग प्रांतों में बांटा था, स्टेट्स में, जैसे आप मुगलों के सूबे या तुर्कों के इक्ते कह सकते हैं। तो इन्होंने अपने प्रांत को नाम दिया था मंडलम, और प्रांत का जो गवर्नर या प्रांत का जो मुखिया होता था उसे कहते थे महामंडलेश्वर। अब विजयनगर एम्पायर खूब तेजी से फला फूला, है ना, ग्रो हुआ, लेकिन उसके बाद फिर तेजी से धड़ाम भी हो गया वो। तो उसके बारे में लोग ये कहते हैं, इतिहासकार ये कहते हैं कि विजयनगर एम्पायर के पतन की जो वजह थी, एक तो ये थी कि विजयनगर एम्पायर हमेशा एक सैनिक राज्य बना रहा, जो नीचे से लेकर ऊपर तक जो कंट्रोल होना चाहिए केंद्र का ठोस, वो ना हो पाया। कैसे ना हो पाया कि ये जो आप देख रहे हैं ना मंडलम, विजयनगर एम्पायर ने अपने इलाकों को अलग अलग हिस्सों में बांट लिया, जिसको हमने प्रांत कहा या मंडलम कहा। उसका जो मुखिया होता था, गवर्नर या सूबेदार होता था, उसे महामंडलेश्वर कहते थे। शुरुआत में ये जो महामंडलेश्वर होते थे राजघराने से ही नॉमिनेट होते थे, नियुक्त होते थे। राजा इनकी नियुक्ति करता था और राजघराने के लोगों को ही इनमें नियुक्त किया जाता था। जैसे जैसे एम्पायर बढ़ने लगा, फिर दूसरे जो योग्य लोग थे उनको भी महामंडलेश्वर बनाया गया। लेकिन इन महामंडलेश्वरों को या प्रांतों के मुखियाओं को, गवर्नरों को छूट बहुत थी, जिसे कहते हैं ना आप ऑटोनॉमी। इसे आप ऑटोनॉमी ना कह करके एक हद तक स्वतंत्रता भी कह सकते हो कि राजा का नियंत्रण तो था इन महामंडलेश्वरों पर, लेकिन महामंडलेश्वर अपने इलाकों में बहुत ज़्यादा आज़ादी या स्वायत्तता का उपभोग करते थे। जैसे इन्हें अपने पास स्थायी सेना रखने का अधिकार था, कितनी सेना होगी, क्या होगी, ये खुद ही तय करते थे। इन्हें सिक्के तक जारी करने का अधिकार था और टैक्स लगाने का अधिकार था। अब टैक्स वसूलने का अधिकार तो सभी गवर्नरों को है, चाहे कोई भी वंश है, चाहे कोई सा भी वंश रहा, उसके पास सेना भी रहेगी, उसे टैक्स वसूलने का अधिकार भी होगा। लेकिन टैक्स लगाने का जो अधिकार था, कितना वसूला जाएगा, किस तरह से वसूला जाएगा, ये और राजवंशों ने क्या किया है, राजा की मर्जी पर डिपेंड था। तुम्हारे पास कितनी सेना रहेगी, राजा की मर्जी पर डिपेंड था। लेकिन इन्हें छूट दी गई कि आप अपने पास परमानेंट आर्मी रखें, कितनी रखें, जितनी मर्जी आप रखें, नंबर एक बात। दूसरा, अपने हिसाब से सिक्के जारी करें। भाई तुमने टकसाल बनाने का उनको छूट दे दिया, पैसा उनके पास भरपूर हो गया, ठीक है ना। और दूसरा, आप टैक्स लगा भी सकते हैं, किससे कितना टैक्स लेना, कहाँ से कितना, कैसे टैक्स लेना है, न केवल वसूल सकते हैं बल्कि लगा भी सकते हैं। तो ये जो महामंडलेश्वर थे या प्रांतीय जो सेना नायक थे, इनको बहुत छूट थी। धीरे धीरे इन्होंने ही बाद में विजयनगर एम्पायर के पतन में भूमिका निभाई। भूमिका कैसे निभाई? जैसे ही राजा कमजोर हुआ तो जिसे जहाँ मौका मिला उसने आज़ादी घोषित कर दी।
इनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी पावर्स हैं, इसका कोई हिसाब किताब नहीं था। ठीक है साहब, ठीक है। तो पहले राजवंशों के जो राजकुमार थे वो नियुक्त होते थे इस पर, बाद में दूसरे लोग अपॉइंट होने लगे। गौरव समझ में आ रही बात है ना? ओके, आगे चलें। अब मंडलम प्रांत हुए। अब जैसे हमने प्रांतों को हमने किस में बांटा है, जिलों में बांटा है, तो इन्होंने भी प्रांतों को बांटा था कोल्लम या बलनाडु में। कमिश्नरी नहीं था, ध्यान रखना है, प्रांतों के नीचे सीधे जिले थे, कमिश्नरियाँ नहीं होती थी। चोलों के समय में कमिश्नरियाँ मिलती हैं, लेकिन इनके समय में कमिश्नरी नहीं थी। कमिश्नरी समझते ना? उत्तराखंड में कितने मंडल हैं, कितनी कमिश्नरी? गौरव, उत्तराखंड में कितनी कमिश्नरियाँ, कितने मंडल हैं? 13 नहीं है, 13 जिले हैं, 2 मंडल हैं, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। ठीक है ना? तो मंडल नहीं थे, इन्होंने सीधे ये जिलों पर आ गए और जिलों को इन्होंने नाम दिया कोल्लम या बलनाडु, कोल्लम या बलनाडु। ठीक है ना? मैंने लिखा नीचे सिख, जैसे सल्तनत या मुगल काल में सिख होते थे जिलों के समान, उसी तरह से इनके समय में कोल्लम या बलनाडु होते थे। उसके नीचे नाडु होता था, जिसे आप परगना कह सकते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा तहसीलों को मिला करके एक जिले में 2 या 2 से ज़्यादा परगना भी हो सकते थे। छोटे जिले तो कम परगना, बड़े जिले तो ज़्यादा परगना, है ना? जैसे जब अंग्रेज़ों ने टिहरी आधी टिहरी रियासत ली और गोरखों से कुमाऊँ छीना, तो पूरा का पूरा कुमाऊँ एक ज़िला बनाया गया और टिहरी को क्या बनाया गया, टिहरी गढ़वाल को क्या बनाया गया, जो अंग्रेज़ों ने टिहरी की रियासत में जो हिस्सा कब्जा लिया था उसको कुमाऊँ जिले का एक परगना बनाया गया था। आज वहाँ 6-7 जिले बन गए। ठीक है ना? तो खैर, उस नाडु परगना होता था, उसके नीचे होते थे मेल ग्राम। तो एक परगना में बहुत सारे मेल ग्राम होते थे, है ना? गांव का मेल, आप ऐसा समझ लें, गांव का मेल। एक मेल ग्राम में कई सारे गांव होते थे, कितने होते थे ये पता नहीं है, लेकिन एक मेल ग्राम में कई सारे गांव होते थे। और सबसे नीचे जो छोटी इकाई थी प्रशासन की, वो थी ग्राम। कहीं से भी आपसे पूछे कि फला वंश में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी, तो हर जगह प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो है वो ग्राम है ना? आप बताएंगे सर मुझे, जो मौर्य एम्पायर था उसमें ग्राम के मुखिया क्या कहते थे? आप बताएंगे, सिर्फ आप, कोई और नहीं बोलेंगे। मौर्य एम्पायर में प्रियंका पांडे, सोनू, तबस्सुम के अलावा, राबिया के अलावा कोई भी, तबस्सुम और राबिया के अलावा कोई भी, ग्रामणी। ठीक है ना? ठीक है साहब, उसको कहते थे ग्रामणी। ओके, चलो कोई बात नहीं, याद रखा करो। अब विजयनगर में ग्राम के मुखिया को क्या कहते थे? विजयनगर में ग्राम के मुखिया को क्या कहते थे? अब उसे प्रधान या ग्राम पंचायत अध्यक्ष या मुखिया या महाप्रधानी, ऐसे कोई नाम नहीं थे। गांव का शासन चलाने के लिए कमेटी होती थी। गांव का शासन यानी कि गांव, शासन कहना सही नहीं है, गांव की व्यवस्था को संभालने के लिए। शासन तो राजा करता है ना, बाकी तो सब व्यवस्था संभालते हैं। तो गांव की व्यवस्था को संभालने के लिए 12 लोगों का एक समूह होता था। इधर देखें आप, 12 सदस्यों का समूह होता था। इन सभी को कहते थे आयंगर। ठीक है ना? मैं लिखा आयंगर, ग्रामीण पंचायत, 12 लोगों का समूह था, ये सभी आयंगर कहलाते थे। और इस व्यवस्था का नाम हो गया आयंगर व्यवस्था। यानी कि विजयनगर एम्पायर में गांव का प्रशासन चलाने के लिए, गांव की व्यवस्था चलाने के लिए किस तरह की व्यवस्था थी? आयंगर व्यवस्था थी। आयंगर एक्चुअली एक कमेटी थी, इसके सदस्यों को क्या कहा जाता था? आयंगर ही कहा जाता था। ठीक है ना? 12 लोगों का एक निकाय था, 12 लोगों का समूह था। अब 12 लोगों का समूह का मतलब क्या है? अगर आपने ध्यान दिया होगा ना, तो आजकल आप नगर पालिका, ग्राम पंचायतें में देखेंगे तो अलग अलग समितियाँ होती हैं। निर्माण समिति, है ना, वित्त समिति, लेखा समिति, है ना, नगर पालिका में टैक्स समिति होती है। तो अलग अलग, जैसे मंत्रिपरिषद में अलग अलग समितियां होती हैं ना, अलग अलग कामों के लिए, इसी तरह से ग्राम पंचायतों, नगर पालिका, नगर निगमों में भी अलग अलग समितियां होती हैं। लोगों को अपने अधिकारों का पता नहीं होता है। अगर नगर पालिका या ग्राम पंचायत में वार्ड मेंबरों की वो समिति, जिसे निर्माण समिति कहते हैं, अगर वो सिफारिश ना करे तो गाँव में कोई निर्माण होगा नहीं। लेकिन हम लोग जाते हैं ना, हमारे जो ज़्यादातर हमारे बेचारे अशिक्षित वार्ड मेंबर या बन जाते हैं गांव में, या खैर शहरों में तो ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं। अब प्रधान जी के पास जाते हैं या चेयरमैन साहब के पास जाते हैं हम लोग, मान लीजिए मैं वार्ड मेंबर हूँ, उन्होंने बड़ा वार्म वेलकम किया हमारा, चाय वाय पिलाई, नाश्ता वास्ता अच्छे से कराया, बोला यार ये यहाँ ये बनना, वहाँ वो बनना है, और लो यार इसमें साइन कर दो। ठीक है ना, सही, यहाँ से यहाँ तक बना दें, हाँ हाँ बना दो, गदगद हैं हम। प्रधान जी ने बुला लिया हमें, प्रधान जी ने अपने सोए बिठा के चाय पिला दी, है ना, गदगद हैं, साइन करके चले आए, पता ही नहीं है कुछ। तो जो नेता होता है इसी तरह के सदस्यों को पसंद करता है, वो हम यहाँ मिलाते रहें। ठीक है ना? तो ये क्या था? हाँ, जैसे ये बैठे हैं सामने हमारे वार्ड मेंबर बैठे हैं ये, है ना, इन्हें प्रधान जी मैसेज करते हैं, अरे आओ चाय वाय पिलाते हैं, और साइन करा के चले जाते हैं। हाँ सही है ना? अब इन्हें भी लालच है कि अगली बार महिला सीट आएगी, है ना, तो प्रधान जी हमें जो है कि प्रधान बना देंगे, है भाई, है लालच है ना, थोड़ा थोड़ा तो है।
देख लेना, बता देंगे। चलिए अभी इधर आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं, ठीक है ना सर। एक बार रोकना, मैं बताता हूँ इन्हें क्या लालच है। तो समझ गए होंगे आप लोग हैं। चलिए खैर, तो मुंशी प्रेमचंद कह गए कि जिस पैर के नीचे गर्दन दबी हो उसे सहलाना ही बेहतर है ना। चलें सर आगे। तो कहाँ थे? हाँ, तो आयंगर व्यवस्था थी। आयंगर व्यवस्था थी, गांव में 12 लोगों की कमेटी होती थी जो गांव में तरह तरह के कामों की व्यवस्था को चलाते थे। अब ये 12 लोग भी अलग अलग कमेटियों में बने हुए थे, अलग अलग कमेटियों में बटे हुए थे, है ना। कोई कमेटी जो है वो टैक्स लगाने का काम करेगी, कोई वसूलने का काम करेगी, कोई जो है कि ऑडिट का काम करेगी, कोई अकाउंटिंग का काम करेगी, कोई सिंचाई की व्यवस्था करेगी, कोई पीने के पानी की व्यवस्था करेगी। भाई तालाब हैं, कुएँ हैं, नहरें ना, उनकी व्यवस्था करेगी। अब ये कमेटियाँ जो होती हैं न्याय का काम भी करती थी, है ना। उसमें कोई एक जज होगा, कोई एक मजिस्ट्रेट होगा, दंडाधिकारी, यानी कि गांव के स्तर पर जितने भी प्रकार के काम थे प्रशासन के, सारे काम ये समितियां करती थी, ठीक है ना। इस सब व्यवस्था को क्या कहा गया? आयंगर व्यवस्था। अगर आप उत्तराखंड पीसीएस का मेन देने जाओगे तो उसमें 20 शब्दों में या 30 शब्दों में 50 शब्दों में आ सकता है, बस इतना ही लिखना ठहरा। 5 नंबर का सवाल है, पूरे नंबर लेके जाओ। तो ग्रामीण पंचायत थी ये, 12 सदस्य समूह था, लेकिन ये आनुवंशिक थे। यानी कि अगर मान लीजिए मैं हूँ इस समिति का सदस्य, तो मेरे बाद मेरा ही कोई वंशज उसका दावेदार हो जाएगा, उसके बाद उसका कोई वंशज दावेदार हो जाएगा। इनका चुनाव नहीं होता था। चोलों के समय में चुनाव होता था, उर्स सभा वगैरह थी ना चोलों की, तो उनमें चुनाव होता था। चुनाव कैसे होता था? लॉटरी निकलती थी उसमें, लॉटरी के, हाँ, लोकतंत्र वहाँ भी नहीं था, लेकिन यह है कि आप किसी को हटा सकते हैं। लॉटरी निकलती थी, लॉटरी की तरह चुनाव होता था। ये नहीं कि आप मान लीजिए आप 2-4 कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े हैं और सब अपनी कैंपेनिंग कर रहे हैं और भाई जिसे मर्जी चाहो उसे वोट दो, ऐसी व्यवस्था नहीं थी। लेकिन वहाँ लॉटरी से चुनाव हो जाता था। यहाँ आनुवंशिक था, खानदानी विरासत, समझ रहे बेटा। यानी ग्राम पंचायत के सदस्य क्या थे? आयंगर। ग्राम पंचायत क्या थी? आयंगर व्यवस्था, और इनके सदस्य आनुवंशिक यानी खानदानी विरासत वाले थे। राजस्व, न्याय व्यवस्था, दंड और करारोपण इनका काम था, ठीक है साहब, ओके। राजस्व और कानून व्यवस्था ये लोग संभालते थे। कानून व्यवस्था समझ गए? पुलिस और फौज के काम, ओके। अब इनको वेतन क्या मिलता था? मान्यम। मान्यम जो थी ऐसी जमीन थी जिससे टैक्स नहीं लिया जाता था। मान लीजिए आपको सैलरी देनी है तो आपको 5 एकड़ जमीन दे दी और कहा कि भाई इसमें जो तो वो, और आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा, वही आपकी सैलरी है, ठीक है साहब। तो पुराने ज़माने के जितने ही प्रधान हैं ना, वो भूस्वामी जरूर होते थे। गाँव के जो प्रधान या मुखिया होते थे वो ज़मीन के मालिक जरूर होते थे। क्यों? राजा उन्हें ज़मीन दे देता था, चलो भाई तुम गांव के आसपास से टैक्स वसूल के दो हमें, और जो भी छोटे मोटे मुकदमेबाजी है उसको करो, और उसके बदले में इस ज़मीन को जो तो वो तो खाओ। तो प्रधान जी ने प्रशासन से नज़दीक का फ़ायदा उठाया, आसपास के भी जितने भी जंगल थे सबको साफ करके अपने कब्जे में कर लिया, है ना। उनके बच्चे आज ऐश कर रहे हैं ना, ठीक है। तो वेतन इनको किसके रूप में मिलता था? मान्यम के रूप में। ये करमुक्त भूमि थी। अच्छा, मजे की बात यह है कि अपना पद बेच भी सकते थे। मान लीजिए आप मेंबर हैं तो आप अपना पद किसी और को बेच दीजिए, या गिरवी भी रख सकते थे। कुछ समय के लिए आपको पैसे की जरूरत है तो अपना पद आपने गिरवी रख दिया, अजीब व्यवस्था है। खैर, तो पद अपना आप बेच भी सकते हो और गिरवी भी रख सकते हो, ठीक है, ओके। आगे चलें। अब नेक्स्ट आता है, यहाँ से मैं यहाँ कूद के आ गया था, मैं यहीं रहता हूँ। अब अमरम क्या है? अमरम आप नहीं समझ रहे ना, मंडलम, कोल्लम, नाडु, मेलग्राम, ग्राम। उसके बाद हमने ग्राम की व्यवस्था जो है आपकी, कौन सी व्यवस्था? आयंगर व्यवस्था, इसके बारे में बात करी। अब मैं यहाँ आ गया हूँ। अमरम क्या है ना, मैंने लिखा ना इक्ता की तरह, मैंने लिखा है यहाँ पर इक्ता की तरह भूमि अनुदान। इसको थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसको मध्यकाल से मैं आपको कोलेट कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग उसको जानते ही बेहतर हैं। इक्ता क्या था? सीधी सीधी भाषा में भूमि का अनुदान। अब ये छोटा टुकड़ा भी हो सकता था, बड़ा टुकड़ा भी हो सकता था। सरकारी कर्मचारी जो थे, चाहे वो सैनिक कर्मचारी हों, प्रशासनिक कर्मचारी हों, उनको वेतन के रूप में ज़मीन दी जाती थी, जागीर दी जाती थी, जिसमें वो खेती नहीं करते थे। उस जागीर से मिलने वाला जो टैक्स होता था उसे अपनी सैलरी के रूप में वो इस्तेमाल करते थे। मान लीजिए आप सुल्तान के ताबेदार हैं। ताबेदार समझते हैं? ताबेदार पता नहीं कौन सी अरबी फारसी भाषा का शब्द है। ताबेदार का मतलब कर्मचारी है, ठीक है ना। तो अब सुल्तान की आप सेवा कर रहे हैं, राजा की आप सेवा कर रहे हैं, तो अच्छा कैश का चलन जो था कम था, कैश का चलन बहुत कम था, है ना। तो अब क्या करें, आपको सैलरी देनी है, आपको खर्च के लिए सैलरी देनी है, तो ठीक है भाई, ये जो रामपुर के आसपास का इलाका है ये आपकी जागीर है, और इससे जो टैक्स मिलेगा वो सारा आपका, अपने खर्च पूरे करो और जो बचे हमें दे दो। तो इसको उन्होंने नाम दिया था इक्ता। इन्होंने क्या नाम दिया? अमरम, ठीक है ना। अमरम इक्ता की तरह भूमि अनुदान था, लेकिन ये भी आनुवंशिक हो गया। अब ये अमरम किसे दिया जाता था? ये अमरम भूमि अनुदान। अब देखो, जो आयंगर के जो सदस्य हैं उन्हें क्या दिया जा रहा है? आयंगर के जो सदस्य हैं उन्हें कौन सी भूमि मिल रही है? मान्यम, है ना। आयंगरों को जो भूमि मिल रही है पूरी तरह से करमुक्त भूमि, वो किनको मिल रही है? आयंगरों को मान्यम के रूप में। अब ये अमरम किसे मिल रही है? तो इसको बताने से पहले मैं आपको बताऊं नायक या न्यायांकर।
जैसे आपने सुना होगा ना सल्तनत मुगल में फौजदार, शिकदार, शिकदार या शिकदारान, सुने ना, है ना। अच्छा, कई सारे अधिकारी सुने आपने, जैसे उसमें मजूमदार हैं शिवाजी महाराज के समय में, आमिल हैं, और क्या हैं, करोड़ी हैं, करोड़ी फौजदार हैं, और क्या सूबेदार, इक्तादार, शिकदार शिकदारान, मुंसिफ है मुंसिफान, मुंसिफ। इसमें से आप देखें ना, जैसे मुंसिफ है, मुंसिफान है, आमिल हैं, और क्या है, जुमलादार हैं या मजमुआदार हैं, ये रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े पद हैं। लेकिन अगर आप सिकदार की बात करें, शिकदार शिकदारान की बात करें, है ना, या फौजदार की बात करें, या करोड़ी फौजदार की बात करें, तो ये सैनिक पद हैं। तो उसी तरह से विजयनगर एम्पायर में नायक या न्यायांकर व्यवस्था थी। अब देखो, सबसे बड़ा सामंत कौन हो गया, मंडलम, है ना, मंडलम का अधिकारी महामंडलेश्वर। अब इसके नीचे भी लोकल लेवल पर नाडुओं में, या नाडु हो या वो बलनाडु हो या ग्राम हो, जगह जगह कर सोल्जर थे, छोटे छोटे सैनिक थे, छोटे सैनिक भी थे और बड़े सैनिक थे। तो जो बड़े बड़े सैनिक होते थे उन्हें हम कहते थे नायक, और जो छोटे सैनिक होते थे उन्हें हम कहते थे, किधर लिखा है मैंने, यहां कहीं लिखा है मैंने, पॉलीगर, नहीं, हाँ ये पॉलीगर लिखा है मैंने, है ना। पॉलीगर जो होते थे वो छोटे छोटे सैन्य प्रमुख होते थे। तो अब महामंडलेश्वर है, उसकी अपनी सेना है। अब जिलों में, परगनों में और तहसीलों में सेना घूम रही है, उसके भी कोई कमांडर हैं, आर्मी कमांडर हैं, लेकिन छोटे कमांडर। आप देखो सेना में ना, कर्नल, जनरल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर होते हैं ना, नीचे से लेकर ऊपर तक। तो ये जो प्रांतों में, जो महामंडलेश्वर हैं, यानी प्रांतों के जो गवर्नर हैं, उनके नीचे ये आपके जिले हैं या शिक हैं, गांव हैं, उसमें भी सैनिक घूम रहे हैं। जो बड़े सैनिक हैं या बड़े दस्ते के मुखिया हैं, जो बड़े दस्ते के कमांडर हैं, दस्ता माने फौजी टुकड़ी, जो बड़ी फौजी टुकड़ियों कमांडर हैं उन्हें हम कहते हैं नायक या न्यायांकर, और जो छोटी टुकड़ियों कमांडर हैं उन्हें हम कहते हैं पॉलीगर या पोलाइगर, पॉलीगर या पोलाइगर। अच्छा, मजे की बात यह है कि महामंडलेश्वर के अधीन ये नायक नहीं है और नायक के अधीन ये पॉलीगर नहीं है। जैसे होता है ना, अपनी डबली अपना राग, क्या कहते हैं ना भाई, या जिसकी लाठी उसकी भैंस। मजे की बात यह है कि महामंडलेश्वर के अधीन ये नहीं है नायक या न्यायांकर, और इसके अधीन ये नहीं है क्या, पॉलीगर या पोलाइगर। सब कुछ एक दूसरे से स्वायत्त जैसे दिख रहे हैं, एक दूसरे से अलग अलग जैसे दिख रहे हैं। तभी कहते हैं ना कि विजयनगर प्रशासन में सत्ता के बहुत सारे केंद्र थे, राजा भी है तो महामंडलेश्वर भी है, तो नायक भी है, तो पॉलीगर भी है, तो ये क्या है, आयंगर भी है। एक दूसरे से जैसे स्वतंत्र जैसे हो रहे हों, और फिर इसके बाद ये आपस में लड़ते भी थे। महामंडलेश्वर ने महामंडलेश्वर का आदेश नायक नहीं मान रहा, नायक का आदेश पॉलीगर नहीं मान रहा। आमतौर पर जब केंद्र में राजा शक्तिशाली होता था तब तो व्यवस्था बनी रहती थी, लेकिन जब राजा कमजोर हो जाता था तो ये आपस में ही लड़ने लगते थे। खैर, तो कहते ना विजयनगर एम्पायर में नायक या न्यायांकर व्यवस्था क्या थी। तो जो भी इलाके इन्होंने जीत रखे थे, देखो मैंने पहले ही कहा ना कि इन्होंने हालांकि सोपानबद्ध प्रशासन तो व्यवस्थित किया, लेकिन जो प्रशासन का ढांचा था अंदर से खोखला था। क्यों? क्योंकि एक दूसरे पर नियंत्रण नहीं था, राजा का नीचे तक जो है पूरी तरह से प्रशासन में कंट्रोल नहीं था। जहां पर जो भी सेना नायक है या जो भी जिसको भी थोड़ी बहुत सत्ता मिली है वो अपने हिसाब से काम कर रहा हो, जैसे ही राजा कमजोर हो जाता है व्यवस्था जो है ध्वस्त हो जाती है। तो उसी में से थे नायक या न्यायांकर। बड़े बड़े इलाकों पर इनके कब्जे थे, हालांकि एक बार इनकी नियुक्ति राजा ही करेगा, लेकिन उसके बाद ये आनुवंशिक हो गए। एक बार आपको नायक बना दिया और नायक बनाने के बाद आपको कोई जमीन दे दी, उसके बाद आप वहां के लीडर हो गए। अब आपको कोई नहीं हटा सकता, अब आपको वहां से कोई नहीं हटा सकता। अब आपका जो पद है वो आनुवंशिक हो गया, हेरिडेटिकल हो गया। ठीक है, तो नायक या न्यायांकर होते थे अधीनस्थ सामंत या सैन्य प्रमुख होते थे। इनका पद जो था मैंने लिखा है आनुवंशिक हो गए, और ये महामंडलेश्वर से ज्यादा आजाद थे। महामंडलेश्वर जो था वो आनुवंशिक नहीं था, इसको राजा हटा सकता था। जो प्रांत का गवर्नर है, अगर वैसे तो आप देखें ये भरपूर स्वायत्तता का प्रयोग कर रहा है, राजा की तरह सेना रख सकता है, राजा की तरह दरबार लगा सकता है, राजा की तरह सिक्के जारी रख सकता है, टैक्स लगा सकता है, लेकिन फिर भी राजा इसे हटा सकता था। लेकिन ये नहीं हटाए जा सकते थे, ये आनुवंशिक हो गए थे, इनका पद इनकी निजी जागीर हो गया था। ठीक है ना। तो बाद में ये नायक आपस में लड़ने लगे। जैसे कहते हैं ना, सल्तनत के पतन का एक कारण क्या था, लास्ट में जो चालीसा था वो आपस में लड़ने लगा, या इक्तादार आपस में लड़ने लगे। तो उसी तरह से विजयनगर एम्पायर के पतन में एक वजह ये भी थी कि नायक या न्यायांकर जो हैं इनके आपस के झगड़ों ने अवस्था पैदा कर दी। ठीक है, खैर, तो ये जो नायक या न्यायांकर थे, तो आपसे कोई पूछे कि नायक या न्यायांकर क्या है, ये एक तरह का सैन्य पद था।
अच्छा, इनका प्रशासन से, लोगों की भलाई से कोई लेना देना नहीं था, इनका था लॉ एंड ऑर्डर बना रहे और जो भी रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है वो आसानी से रेवेन्यू कलेक्ट होता रहे। ये सैनिक पद थे, ठीक है। उसके बाद इनको इनको वेतन क्या दिया जा रहा है? देखो, कैश का चलन, इसका मतलब कम है। इनको वेतन किसके रूप में दिया जा रहा है? इक्ता की तरह भूमि अनुदान, जिसे कहते हैं अमरम, ठीक है ना। लेकिन आनुवंशिक था। मैंने यहाँ लिखा इक्ता की तरह भूमि अनुदान और 3 लाख लिखा लेकिन आनुवंशिक। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ प्रियंका? क्या कहना चाह रहा हूँ मैंने लिखा अमरम, इक्ता की तरह भूमि अनुदान, नीचे लिखा मैंने लेकिन आनुवंशिक। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? देखो, सल्तनत की जो मजबूत राजा थे ना, सल्तनत के जो सुल्तान थे या मुगलों में जो बादशाह थे, उनकी मजबूती का वजह ये थी कि मजबूत सुल्तान जो थे उन्होंने इक्ता व्यवस्था पर अपनी पकड़ मजबूत रखी, और जो औरंगजेब तक जो बादशाह थे उन्होंने मनसबदारी पर अपनी पकड़ मजबूत रखी थी। कहने का मतलब क्या है? इक्तादार और मनसबदार जो थे वो सुल्तान और बादशाहों की इच्छा पर निर्भर थे। बादशाह उनको प्रमोशन भी दे सकता था, डिमोशन भी दे सकता था, ट्रांसफर भी कर सकता था और उनसे उनकी इक्तादारी या मनसबदारी छीन भी सकता था। उन्हें डर रहता था हमेशा कि जो जो सुविधाएं हैं कहीं मुझसे छीन ना जाएं। जैसे सरकारी नौकर होता है ना, सरकारी नौकर हालांकि ज़्यादा से ज़्यादा जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं स्वप्रेरणा से काम करते हैं, भाई हमें सैलरी मिल रही है, हमें काम करना। कुछ एक ऐसे होते हैं डरते भी हैं कि हमें ये काम करना पड़ेगा, भी आदेश आया, नहीं तो कहीं नौकरी ना छिन जाए। अब जब नौकरी छीनने का डर नहीं होगा तो अयोग्यता आ सकती है, काहिली आ सकती है। काहिली समझते हैं? कामचोरी आ सकती है। तो उसी तरह से मैं क्या कह रहा था? मैं बताते बताते आपको भूल गया। यस, मैं ये कह रहा था कि इक्तादार जो थे वो आनुवंशिक नहीं थे, वो राजा की मर्जी पर डिपेंड थे, लेकिन ये आनुवंशिक हो गए। एक बार बन गए तो इन्हें कोई नहीं हटा सकता, और अगर इन पर सख्ती की जाती है तो ये बगावत कर देते हैं, ठीक है। आगे चलें। तो अब बहुत से हाथी घोड़े पैदल इनको अपने पास रखने थे, नायक या नायंकरों को अपने पास हाथी घोड़े या पैदल जो थी उसकी एक निश्चित संख्या रखनी थी, और उसके खर्च के लिए इनको क्या मिल रहा है? अमरम, जो क्या एक भूमि अनुदान था, ठीक है ना। इससे जितना भी टैक्स, इसको आप ये नहीं कह सकते टैक्स फ्री भूमि ना, यहाँ के लोगों से टैक्स तो लिया जा रहा है, लेकिन वो सारा का सारा किसको पैसा दिया जा रहा है? नायक को या नायंकर को। तो नायंकर व्यवस्था समझ गए आप। विजयनगर एम्पायर में राजाओं ने प्रशासन को विस्तृत करने के लिए, प्रशासन को अपने साम्राज्य को विस्तृत करने के लिए, साम्राज्य पर पकड़ मजबूत करने के लिए, विद्रोहों को समाप्त करने के लिए, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर अधीनस्थ सामंतों की नियुक्ति की थी, जिन्हें नायक या नायंकर कहते थे। लो, जब तक राजा मजबूत रहा व्यवस्था चलती रही, जैसे राजा कमजोर हुआ ये आजाद हो गए, ठीक है ना। इनको वेतन किसके रूप में मिल रहा है? अमरम भूमि के रूप में, ठीक है ना। इन्हें मैंने कहा साम्राज्य के पिलर, यही जो थे वो साम्राज्य के पिलर थे। इन्होंने ही साम्राज्य को आगे बढ़ाया और इन्होंने ही स्थानीय स्तर पर शांति बनाए रखी, ठीक है ना। लेकिन इनका अक्सर महामंडलेश्वर से विवाद हो जाता था, यानी कि प्रांतीय जो गवर्नर थे उनसे इनके अक्सर झगड़े हो जाते थे। खैर आगे चलें। तो पॉलीगर क्या है? अभी बताया मैंने, जो छोटे छोटे जो सैन्य प्रमुख होते थे वो पॉलीगर होते थे। इनको वेतन जागीर के रूप में मिलता था। इनको भी वेतन किसके रूप में मिलता था? जागीर के रूप में। आयंगर की बात हम लोग कर चुके हैं यहाँ पर अभी। अब एक सवाल खूब आता है वन लाइनर में कि अग्रहार या ब्रह्मदेय क्या होता है, चाहे वो मौर्य काल रहा हो, गुप्त काल रहा हो या दक्षिण भारत का समय रहा हो। जो ब्राह्मणों को जो टैक्स फ्री भूमि दी जाती थी उसे हम कहते थे अग्रहार या ब्रह्मदेय। मंदिरों को जो टैक्स फ्री भूमि दी जाती थी उसे कहते थे देवदान, देवदान भूमि। अग्रहार या ब्रह्मदेय भूमि, ब्रह्मदेय तो चलो समझ में आ रहा है, ब्राह्मण से आ रहा है, लेकिन अग्रहार कभी कभी हम भूल जाते हैं, तो इसका नाम अग्रहार भी मिलता है, इसका नाम ब्रह्मदेव मिलता है। ब्राह्मणों को उनके जीवन यापन के लिए दी जाने वाली ऐसी ज़मीन जिन पर टैक्स नहीं लिया जाता था। खेती करनी पड़ेगी आपको, खेती करो इसमें से और अपना कमाओ खाओ, राजा आपसे टैक्स नहीं लेगा, ठीक है साहब। तो उस भूमि को क्या कह देते थे? अग्रहार। लिखा है ना मैंने, ब्राह्मणों को टैक्स फ्री भूमि, याद रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब राजा की इनकम का मेन सोर्स क्या था? भूमि कर। जमीन से जो टैक्स लिया जाता था वो राजा की इनकम का एक फिक्स सोर्स था, निश्चित सोर्स था और सबसे बड़ा सोर्स भी था। आप देखें आज़ादी के बाद नहीं, अंग्रेजों ने भी, आप देखें अंग्रेज शुरू में आए तो उन्होंने जो है कि लगान वसूली पर ही ध्यान दिया, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, ये वाड़ी वो वाड़ी। लेकिन 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता गया और करेंसी का चलन बढ़ता गया और सरकार की इनकम के सोर्सों में डाइवर्सिटी आने लगी, तरह तरह के सोर्सेज से उसको इनकम मिलने लगी, तो अब धीरे धीरे लगान की तरफ को ध्यान देना शुरू कर दिया। आजकल की सरकारें कहाँ देती हैं लगान की तरफ को ध्यान, और अब किसानों की हालत चूँकि ख़राब हो गई है इसलिए ज़मीन से ज़्यादा टैक्स लिया भी नहीं जाता है। लेकिन उस समय, या आप कह सकते हैं मध्यकाल या प्राचीन काल में, राजा की इनकम का सबसे बड़ा जो सोर्स था वो ज़मीन से लिया जाने वाला लगान था। अब ज़मीन से लिया जाने वाला लगान ही इनकम का सबसे बड़ा सोर्स था। शिष्ट क्या है? भूमि की उपज पर लिया जाने वाला कर। जैसे हम लोग कहते हैं ना खराज, उस्र, और क्या था
खराज और उस क्या थे, भूमि लगान थे, एक तरह के लगान ना। उस किससे लिया जाता था, खराज किससे लिया जाता था, आप बताएं। उस किन से लिया जाता था और खराज किन से लिया जाता था। हाँ तो डरो मत, हम कौन सा मिसाइल छोड़ देंगे गलत बता दोगे तो। यस, उसर जो है मुस्लिमों से लिया जाने वाला भूमि कर था और खराज गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला भूमि कर था। तो यहाँ पर शिष्ट जो था किसका नाम था, जमीन से जो लगान वसूला जाता था। कितना लिया जाता था आमतौर पर, ये उपज का 1/6, ठीक है ना। कहीं पर भी तुम आ जाए तो लिख दो 1/6 आमतौर पर। गुप्त काल मौर्य काल में 1/6 था, इन्होंने भी 1/6, लेकिन कृष्णदेव राय ने इसकी दर थोड़ी सी बढ़ा दी थी। इसने भूमि का संरक्षण किया, सिंचाई वगैरह की व्यवस्था की और लगान को इसने वसूला 1/6 से 1/3 तक, 1/3 तक इसने उपज का अपने को पास ले लिया। सिंचाई पर भी इन्होंने कर लगाया, ठीक है ना। ये लोग बांध बनाते थे सिंचाई के लिए और सिंचाई से जो कर लेते थे उसको क्या कहते थे, दसाबंधा। जैसे फिरोज तुगलक ने वसूला था ना, फिरोज तुगलक का जो सिंचाई कर था उसका क्या नाम था, आप बताओ, आपने पढ़ा है। फिरोज तुगलक ने सिंचाई पर जो टैक्स लगाया उस टैक्स का नाम क्या था, आप बताओ। सोनू पांडे जी आप बताओ। फिरोज तुगलक ने, अरे फिरोज तुगलक ने जो सिंचाई पर टैक्स लगाया उस टैक्स का नाम क्या था, हा से तुम बताओ। आसिया, गीता, हाँ वेरी गुड। हके शर्ब, 4 में से एक नहीं बताया। 1 2 3 4 नहीं, 5 में से एक ने बताया। क्या हाल है, गलत बात है यार। आपको याद था, नहीं याद है तो बता दो, दूसरा पूछो फिर। ठीक है आगे चले। तो शिष्ट बेटे सीधे सीधा आ जाएगा। शिष्ट क्या था, भूमि कर था। कृष्णदेव राय ने भूमि का सर्वेक्षण किया और अपनी लगान की दर बढ़ा दी, 1/6 से 1/3 तक वसूला। फिर दसाबंधा क्या है, सिंचाई पर वसूला जाने वाला कर, ठीक है। तो जो भूमि सिंचित भूमि होगी, अच्छा सिंचित भूमि किसे कहते हैं, असिंचित भूमि वो हुई जहाँ पर केवल वर्षा पर डिपेंड है और कोई साधन नहीं है सिंचाई का। और जहाँ पर कोई सिंचाई का साधन दे दिया है, मान लो बिजली पहुँचा दी, अब आप मोटर लगाओ अपनी, तो वो कोई आपकी सिंचित भूमि, ठीक है। मंदिरों का इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट रोल था। वैसे प्राचीन भारत में चाहे कोई सा भी राजवंश रहा हो, मंदिरों का अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा। इसके बारे में अलग से कई बात करेंगे। मंदिर जो थे बैंकर का काम करते थे। आसपास के लोग अपनी जमाएं मंदिरों में रखते थे, मंदिर उस जमा पर ब्याज देता था और मंदिर उस पैसे को इन्वेस्ट करता था। मंदिर थोड़ी करेगा, मंदिर के जो ट्रस्टी हैं, जो चलाने वाले हैं, उस पैसे को तरह तरह के काम में इन्वेस्ट करते थे। मंदिर आगे उसे ब्याज पे दे देता था और खूब सारा पैसा होता था। तो जैसे आज हमारी इकोनॉमी में बैंकें हैं ना, तो उस दौरान मंदिर ये काम करते थे, लोगों को भरोसा होता था। तो इकोनॉमी में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे और मंदिरों की आय पर भी टैक्स वसूला जाता था। विजयनगर एम्पायर में टैक्स से कोई भी अछूता नहीं था। विजयनगर एम्पायर ऐसा एम्पायर था जिसने बहुत ज़्यादा टैक्स वसूले और लगभग सभी से टैक्स वसूले। मंदिरों की इनकम पर भी इन्होंने टैक्स लिया, ठीक है ना। मंदिरों को जो टैक्स फ्री भी भूमि दी जाती थी वो थी देवदान भूमि। चेट्टी या शेट्टी इस दौर में मिलते हैं, वो व्यापारी थे। इस समय जो सोने का सिक्का जो सबसे ज़्यादा चलन में था, सोने का सिक्का जो सबसे ज़्यादा चलन में था, उसके कई सारे नाम मिलते हैं, बराह, हूड़, पैगोडा या परदोस। ये सभी एक ही प्रकार के सिक्के के नाम हैं। जैसे बाद में जब पुर्तगाली और डच आए तो इस सिक्के का नाम हो गया पैगोडा, ठीक है ना। इसके नाम वराह, हूड़, पैगोडा या परदोस जो हैं, ये सभी एक ही प्रकार के सिक्के के नाम है। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है पैगोडा कि किस एम्पायर ने चलाया था, विजयनगर एम्पायर। पूरे दक्षिण भारत में चलता था ये पैगोडा। सोने का सिक्का था और ऐसा सिक्का था जो सोने का सबसे ज़्यादा चलन में था, ठीक है ना। फड़ाम छोटा सिक्का था सोने का, सोने का सिक्का था, ये छोटा सिक्का था। तार ये भी ये चांदी का सिक्का था, ये छोटा सिक्का था, है ना। सल्तनत काल में जो चांदी का सिक्का था उसका नाम क्या था, बोलो। अरे ये तो बहुत आसान सवाल है तुम्हारे लिए। तुम ये बताओ कि मुगल काल में सोने का सिक्का कौन सा सबसे ज़्यादा चलन में था। हाँ, जितने सिक्के हैं सबके नाम बता दो, ठीक है। हाँ, मुहर, असरफी, दिनार और भी याद आ रहे हैं, जलाली, यूसुफी, ये फी वो फी, सब बता दो, ठीक है। रिवीजन क्या करो। अरे ठंड में लेटो, इतनी 250 करीब वीडियो हो गई हमारी, चलाए रहो। घर वालों को परेशान कर दो, टीवी में वीडियो, मोबाइल में वीडियो, लैपटॉप में वीडियो, टैबलेट में वीडियो, जिधर देखो उधर वीडियो। हाँ, पागल हो जाओ, मोहल्ले वालों को पागल कर दो, ठीक है। तो फड़ाम जो था सोने का सिक्का था, छोटा सिक्का था ये। उसी तरह से तार जो था चांदी का सिक्का था, छोटा सिक्का था, ठीक है ना। ओके, तुमने अच्छा आंसर दिया, इसका मतलब रिवीजन कर रहा है। क्या पढ़ेंगे? मुहर है,
पढ़ा नहीं है, वैसे ही याद आ गया। अरे पढ़ लोगे तो क्या होगा फिर, बिना पढ़े तो इतने आंसर दे रहे हो, पढ़ लोगे तो क्या होगा, हैं? ठीक है, चलें सर आगे। हाँ, 98 जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट था, राजस्व विभाग जो था उसका नाम था 98, और जो सैनिक विभाग था उसका नाम था कंडाचर। सैनिक विभाग का नाम था कंडाचर। भैया ये पूछेगा, ये बार बार सुनोगे, बार बार पढ़ोगे तो याद होगा, ऐसे नहीं होगा। मुझे भी 22 साल लगे इनको याद होने में, अभी मैं भूल जाता हूँ। तो कंडाचर सैन्य विभाग था, 98 राजस्व विभाग था। अच्छा, वैश्याओं पर भी कर लगता था, वैश्याओं की आय पर कर लगता था। वैश्याओं को परमिट थे लेकिन टैक्स देना पड़ेगा, और उसकी इनकम से, वैश्याओं की इनकम से जो इनकम होती थी, वैश्याओं पर जो टैक्स लगता था उससे जो इनकम होती थी उससे पुलिस का खर्च निकलता था। ये सवाल कई बार आता है, ठीक है ना। वैश्याओं पर जो टैक्स लगता था उसकी इनकम से पुलिस का खर्च चलता था। अच्छा, दासों की बिक्री होती थी, दास प्रथा आप लोग जानते ही हैं, दास प्रथा इस दौर में भी खूब थी। दासों की बिक्री होती थी, अब दासों की बिक्री पर भी एक टैक्स लगता था। मान लीजिए आपने मुझे दास के रूप में खरीदा, जैसे आप लोग मुझे फीस दे देते हो ना तो मैं दास हो जाता हूँ आपका, है ना, खरीद लेते हो आप लोग मुझे ना, है ना। हाँ, तो अब सरकार जो मुझसे टैक्स लेगी वो दासों की बिक्री पर कर है ना। ओके, तो उस कर का नाम क्या है? बेस भाग। दासों की बिक्री पर लगने वाला कर क्या है? बेस भाग, ठीक है ना। स्त्रियां जो थी अंगरक्षक के रूप में भी काम करती थी, स्त्रियां राजाओं के बॉडीगार्ड के रूप में काम करती थी, बाउंसर, है ना। स्त्रियां बॉडीगार्ड के रूप में काम करती थी। अच्छा, एक शब्द आता है गंडप्रेंद, कहीं गंडप्रेंद लिखता है इसको, कहीं गंडप्रेंद, है ना। प्यार में किसी को कड़ा पहचाना, तो ये एक सम्मान का एक कड़ा होता था जो पैर में पहनाया जाता था। जैसे आपने ना कि भाई वीर सैनिकों को, वीर भड़ को, गढ़वाल में जो वीर योद्धा होते थे उन्हें कहते थे भड़, वीर भड़। तो राजा खुश होकर के उन्हें ज़मीन देता था, क्या उस ज़मीन को क्या कहते थे? रौत। अच्छा, मज़े की बात यह है ना कि आपको पढ़ाते हुए जो चीज़ मैं छोड़ जाता हूँ ना, जो पढ़ाता हूँ वो तो आती ही आती है, लेकिन जो चीज़ मैं पढ़ाते पढ़ाते छोड़ जाता हूँ कि यार चलो यार ये नहीं आएगी, अब वो ज़रूर आएगी, वो दूर से मुझे चिढ़ाती है, देख मैं आ गई। हाँ, रोत मैंने कहा नहीं पूछेगा इतना, वो रख, ठीक है भाई, है ना। चलो भाई, अगली बार कुछ नया पूछ लेगा, वो सिलसिला चलता रहेगा। खैर, तो पैर में सम्मान के रूप में कड़ा पहनाना, उस कड़े का नाम था गंडप्रेंद, ठीक है ना। देवदासी प्रथा आम थी मंदिरों में, आप लोग जानते हैं देवदासी प्रथा क्या है। तो कोई कहता ना विजयनगर एम्पायर, चोल एम्पायर जो था उत्कर्ष का काल था, सामाजिक उन्नति और खुशहाली का काम था। तो इसकी मतलब बाल की खाल निकालने के लिए इसकी आलोचना में हम लोग ये कह देते हैं कि नहीं साहब देखो, टैक्स का दायरा बहुत ज़्यादा था, दूसरा देवदासी प्रथा कायम थी, दास प्रथा कायम थी, सती प्रथा कायम थी, है ना। तो उसकी आलोचना करते हुए ऐसा लोग कह देते हैं, ठीक है। देवदासी प्रथा, तुम जानते हो देवदासी प्रथा, जानते हो? तो अभी बताएंगे। अच्छा, कृष्णदेव राय को शतरंज खेलने का शौक था, कृष्णदेव राय शतरंज खेलने का शौक था। बारबोसा जो पुर्तगाली यात्री है, कृष्णदेव राय के समय आया, उसने सती प्रथा का जिक्र किया है। विद्यारण्य और सायण दो भाई थे जिन्होंने हरिहर और बुक्का को हेल्प दी थी विजयनगर एम्पायर के फाउंडेशन में। इसमें जब विद्यारण्य जो थे इनके गुरु थे, और पुनः धर्म में शुद्धिकरण भी इन्होंने की थी, और विद्यारण्य ने शासन प्राप्ति में भी सहायता की थी। और सायण जो थे वो वेदों के भाष्यकार थे, पता है ना कि इन्होंने क्या काम किया था? चारों वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों का संग्रह किया था, उसको किस में अनुवाद किया था? तेलुगु भाषा में इसका ट्रांसलेशन किया था, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब कृष्णदेव राय है ना, इन्होंने नियम बनाया था इनकम का खर्च कैसे होगा। इन्होंने नियम बनाया था कि इनकम जो टोटल इनकम का है उसका 1/2 हिस्सा सेना पर खर्च होगा। आप देख लें, आधी जो कमाई है सरकार की वो सेना पे जा रही है, यही बता रहा है कि सैनिक राज्य, आधी कमाई सेना पे जा रही है, 1/4 जो कमाई है हिस्सा 1/4 वो दरबार पर खर्च होगा, और बाकी 1/4 जाएगा खजाने में। देखो यही हो रहा है, सरकार आज भी यही हो रहा है। आप देखो तो सरकार की कुल इनकम का लगभग 90%, एक बार मैंने अखबार में पढ़ा था, उत्तराखंड सरकार की कुल इनकम का लगभग 90% सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्ते और पेंशन में जा रहा। 90%। यहाँ जो रेवेन्यू मिल रहा है उत्तराखंड सरकार को उसका 90% उसमें जा रहा, 10% बचा। बताओ कहाँ से? आप लोग तो बड़ी आसानी से कह देते हो ना, नौकरी नहीं आ रही, नौकरी नहीं आ रही, नई नौकरियाँ नहीं निकल रही, भर्ती नहीं हो रही, इतने पद खाली पड़े हैं, एक ग्राम सेवक के पास, एक ग्राम विकास अधिकारी के पास 9 ग्राम पंचायतें। पैसा नहीं है भाई, सरकार चाहती है नई नौकरियाँ निकलें, वित्त विभाग कहता है भाई पैसा नहीं, कहाँ से लाओगे पैसा? ये दिक्कत है। अब क्या करें, हम लोग टैक्स चुरा लेते हैं खूब। सरकार ने एक योजना शुरू कर दी है कि बिल अपलोड करो इनाम मिलेगा, तब तो हमें ध्यान आ रहा है कि हाँ भाई जीएसटी बिल भी लेना। आप देखो ना, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, हम लोग रिटेल में जाते हैं ना, रिटेल का जो व्यापारी, फुटकर का व्यापारी है, 20, 30, 40, 50 रुपये हम खरीदते हैं सामान, जाए हाँ भी कितने हो गए, दिए चले आए, कहीं कोई बिल ले रहे हैं हम, तो सब टैक्स चोरी तो हो रही है, ये सब टैक्स चोरी तो हो रही है।
आप कोई सामान खरीद के लाया, उसने कहा गारंटी कार्ड मेरे पास है, रखा रहने दो, जब भी कोई दिक्कत होगी गारंटी कार्ड मेरे पास है, सेव रहेगा। वो बिल बचा गया, वो पैसा बचा गया वो। तो अगर सरकार को टैक्स ईमानदारी से मिले, सारा मिले, तो सरकार की इनकम बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन साहब सरकार जीएसटी लाती है तो उससे बचने के बहुत सारे फेर निकल आते हैं। खैर चलिए, तो ये तो समस्या आदिकाल से थी और आगे भी रहेगी। तो सत्ता के अनेक केंद्र थे, महामंडलेश्वर की अपनी चल रही है, नायंगर की अपनी चल रही है, पोलीगर की अपनी चल रही है, तो आयंगर की अपनी चल रही है, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कहीं हो सकता है मैं लड़खड़ा भी गया हूँ और 1-8% कहीं गलत भी बोल गया हूँ, तो उसके लिए आप मुझे माफ़ करना, और कोई गलती हो तो वो कमेंट करना कि सर ये गलत बोल दिया, तो मैं उसको सुधारूंगा। विजयनगर एम्पायर इसी के साथ पूरा हो गया है। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।